स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो बेस्ड है PBR 322 प्लाज्मिड के ऊपर। ये बेस्ट प्लाज्मिड है जिसका उपयोग हम करते हैं। ये जो है प्लाज्मिड वो इकोलाई जीवाणु में पाया जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है मैंने इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322। और इस PBR 322 वेक्टर के अंदर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स का मतलब होता है प्रतिबंधक स्थल या अभिज्ञान स्थल। यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग आपको रेस्ट्रिक्शन साइट्स नजर आ रही है। हिंद थर्ड, राइट, इको R1, बैम H1, राइट, सेल फर्स्ट, PVU सेकेंड, ओके, PST फर्स्ट और CLA फर्स्ट। ये सब क्या है? रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। ओके, आप जानते हैं कि एक वेक्टर के अंदर अनेक रेस्ट्रिक्शन साइट्स हो सकती है। ओके, और इसमें आपको एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बिंदु दिखाई दे रहा है। और साथ के साथ आपको दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये वाली AMPR का मतलब होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और TETR का मतलब होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी आपको देखने को मिल रही है यहां पर। ओके, मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर है इसके पास में दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरी है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। मतलब कि इस प्लाज्मिड के ऊपर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधकता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास में दो प्रतिरोधी जीन है, एक का नाम है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरे का नाम है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इसलिए इनके ऊपर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। क्लियर? तो इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दो दिखाई दे रही है आपको, और ये जितने भी बैम H1, SAL फर्स्ट, PVU सेकेंड, CLA फर्स्ट, हिंद थर्ड, इको RI, PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, ये क्या चीज है? अभिज्ञान स्थल है, प्रतिबंधक स्थल है, रेस्ट्रिक्शन साइट से। ओके, नाउ इसको PBR 322 वेक्टर क्यों कहते हैं, राइट? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये वरण योग के चिन्हों की तरह काम करेगी। दे विल बी एक्टिंग एज द सेलेक्टेबल मार्कर्स। और आपको मालूम है कि ये जो सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स होगी ये रूपांतरित व अरूपांतरित कोशिका में विभेद करने में काम आएगी, या हम कह सकते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट व नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में विभेद करने के बीच में काम आएगी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट किसको कहेंगे? जिसमें कि विजातीय DNA का प्रवेश हो गया है। ओके, और जिसके अंदर की विजातीय DNA का प्रवेश नहीं हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे अभी यहां पर इस वेक्टर आपके सामने बना हुआ है तो इसके अंदर फॉरेन DNA का निवेश नहीं हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा? दैट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। और यदि फॉरेन DNA का निवेश हो जाए तो मैं इसे क्या कहूंगा? रिकॉम्बिनेंट कहूंगा। ओके, नाउ PBR 322 में P मतलब प्लाज्मिड, B और R क्या है? तो इस प्लाज्मिड को बॉलिवर और रोड्रिग्यूज नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजा था, इसीलिए इसको PBR कहते हैं, राइट? इस प्लाज्मिड को बॉलिवर और रोड्रिग्यूज ने खोजा था। और किस एक्सपेरिमेंट में खोजा था? तो एक्सपेरिमेंट नंबर 322 में खोजा था, राइट? यानी कि संश्लेषित किया था, और इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? PBR 322 वेक्टर के नाम से जानते हैं। क्लियर? अच्छा, इस प्लाज्मिड में दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन पाई जाती है। कौन सी? मैंने आपको दो बार बता दिया है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये इस प्लाज्मिड में पाए जाने वाली प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है। मतलब इनके ऊपर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविकों का असर नहीं होगा क्योंकि इनके पास में प्रतिरोधी जीन है। ओके, नाउ इकोलाई जीवाणु जो होता है में इस प्लाज्मिड की अनेक प्रतिकृतियां होती है ना? मतलब अनेक कॉपीज होती है। क्या कहा मैंने? इकोलाई जीवाणु में इस प्लाज्मिड की अनेक प्रतिकृतियां होती है। ओके, अब जो खास बात है उसको समझिए। मैंने आपको कहा कि ये दोनों जीन जो है वो क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर जीन की तरह काम में आएगी, यानी कि ये वर्ण योग्य चिन्हों के रूप में काम आएगी।
और आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे हम लोग कि सेल ट्रांसफॉर्म्ड हुई है या नहीं हुई है। या हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स के बीच में यदि आप विभेद करना चाहते हैं तो अभी हम इन दोनों जीनों को काम में लेंगे। ठीक है, वे कोशिकाएं जिनमें, ध्यान से सुनिएगा, वे कोशिकाएं जिनमें पीबीआर 322 प्लाज्मिड होता है, मतलब ये वाला जिसमें कोई फॉरेन डीएनए का निवेशन नहीं हुआ है। ठीक है, वे कोशिकाएं जिनमें पीबीआर 322 प्लाज्मिड होता है उनमें नेचुरल के दोनों एंटीबायोटिक्स की जीन होती है, यानी कि एएमपीआर और टीटीआर दोनों होती है, तथा ये दोनों एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से प्रतिरोधकता दर्शाती है। नेचुरल है कि जिसमें राइट वह कोशिका जिसमें पीबीआर 322 वेक्टर होगा उसके पास में ये दोनों जीन है, और नेचुरल है कि जब ये दोनों जीने हैं तो क्या होगा, यह दोनों जीन है तो यह दोनों एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से क्या दर्शाएगी, प्रतिरोधकता दर्शाएगी। मतलब इस कोशिका के ऊपर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। ठीक है, अब इमेजिन करो एक ऐसी कोशिका के बारे में सोचो, जब एक ऐसी कोशिका जिनके प्लाज्मिड में एक एंटीबायोटिक जीन में विजातीय डीएनए लगा होता है वह इनएक्टिव हो जाती है। अब इमेजिन कीजिए कि ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर की प्लाज्मिड में किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, या तो ये या फिर ये राइट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में विजातीय डीएनए का यदि क्या हो जाए, निवेश हो जाए, तो विजातीय डीएनए के निवेश हो जाने से वह जीन क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। और इसको हम बोलते थे निवेशन से निष्क्रियण, यानी कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कह देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस प्लाज्मिड के अंदर राइट जिस प्लाज्मिड मतलब ऐसी कोशिका जिनके प्लाज्मिड में एक क्या होगा, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में फॉरेन डीएनए का निवेशन हो जाएगा तो वह जीन इनएक्टिव हो जाएगी। तो इसका मतलब साफ है कि अब क्या होगा, अब वह कोशिका जो है वो एक ही एंटीबायोटिक्स के लिए क्या दर्शाएगी, प्रतिरोधकता दर्शाएगी। क्यों, क्योंकि एक तो इनएक्टिव हो गई है और एक एक्टिव है। तो जब तक निवेशन नहीं हुआ था तब तक तो वो दोनों के लिए क्या दर्शा रही थी, प्रतिरोधकता। लेकिन अब एक जीन साइट में क्योंकि फॉरेन डीएनए का निवेशन हो गया और निवेशन से निष्क्रियण हो गया उस जीन का, तो अब वह कोशिका जो है वो एक एंटीबायोटिक के लिए तो क्या दर्शाएगी, प्रतिरोधकता, लेकिन दूसरे के लिए प्रतिरोधकता नहीं दर्शाएगी। और इसी गुण के आधार पर हम विजातीय डीएनए युक्त पुनः संयोजी वाहक, पुनः संयोजी वाहक मतलब क्या, वेक्टर, अब उसको पुनः संयोजी क्यों कहा, क्योंकि उसके साथ में विजातीय डीएनए जुड़ गया है। तो इस गुण के आधार पर हम विजातीय डीएनए युक्त पुनः संयोजी वाहक की पहचान कर सकते हैं। ओके राइट, ये चीज ध्यान रखना। अब प्रैक्टिकली मैं कुछ आपको इसी चीज को समझाने के लिए कुछ और बताता हूं। विजातीय डीएनए को कोई एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में स्थित रेस्ट्रिक्शन साइट पर जोड़ा जाता है। हमेशा याद रखना कि इस प्लाज्मिड के पास में दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये और ये। लेकिन विजातीय डीएनए कोई भी एक जीन साइट के ऊपर जाकर कोई भी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में स्थित जो रेस्ट्रिक्शन साइट होगी वहां पर जाकर ये क्या होगा, जुड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर वी कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए मतलब विजातीय डीएनए, लाइगेट का मतलब होता है जोड़ना। वी कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट BAMH1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन वेक्टर PBR 322। मानो कि हम इस PBR 322 वेक्टर के अंदर फॉरेन डीएनए का निवेशन उस स्थान पर करवा सकते हैं, एक रेस्ट्रिक्शन साइट पर करवा सकते हैं, राइट, जिसका की नाम क्या है, BAMH1 साइट, राइट। तो देखो क्या लिखा है, वी कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट BAMH1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन वेक्टर PBR 322। मतलब इस BAMH1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर यहां पर आकर हम किसका निवेशन करवाते हैं, फॉरेन डीएनए का। तो नेचुरल है कि फॉरेन डीएनए के निवेशन हो जाने से यह जीन जो है वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। इसको बोलते हैं निवेशन से निष्क्रियण, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो अब आप देखो क्या हुआ, राइट। अब देखिए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज, अब ये रिकॉम्बिनेंट हो गया ना, फॉरेन डीएनए को आपने वेक्टर के साथ में जोड़ दिया है तो अब वो क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया। मतलब अब आप इससे क्या कहोगे, पुनः संयोजी प्लाज्मिड कहोगे।
तो अब ये जो पुनः संयोजी प्लाज्मिड है वो टेट्रासाइक्लिन के लिए, मतलब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए तो अपनी प्रतिरोधकता खो देगा, राइट? क्यों? क्योंकि इंसर्शन होने से, फॉरेन डीएनए के निवेशन होने से क्या हो गया है, उसकी प्रतिरोधकता क्या हो गई, नष्ट हो गई। बट क्या है, बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट बाय प्लेटिंग ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। मैं फिर से बता दूं, यदि हम, बट वी कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट वन, यदि हम इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट से, मतलब अपुनः संयोजी वाहक जिसमें कि फॉरेन डीएनए का निवेशन नहीं हुआ है, यदि हम नॉन रिकॉम्बिनेंट से इसकी पहचान करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के ऊपर क्या करवाएंगे, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के ऊपर प्लेटिंग करेंगे और देखेंगे कि ये एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के ऊपर ग्रो करता है या नहीं करता है। तो नेचुरल है कि जिसमें निवेशन हुआ है, राइट, जिसमें फॉरेन डीएनए का निवेशन हो गया है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर, तो ये वाली जो जीन साइट है वो तो क्या हो गई है, इनएक्टिव हो गई है। तो अब टेट्रासाइक्लिन के लिए तो इसकी प्रतिरोधकता क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। लेकिन ये किसके ऊपर ग्रो करेगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो अभी भी है ना इनके पास में, तो ये एम्पिसिलिन के ऊपर तो ग्रो करेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन के ऊपर ग्रो नहीं करेगा। तो एक बार फिर से बता दूं, वी कैन लाइगेट द फॉरेन डीएनए, हम फॉरेन डीएनए को जोड़ सकते हैं कहां पर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की BAMH1 साइट के ऊपर। तो अब ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया। तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। नेचुरल है कि जब आपने जोड़ दिया तो टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधकता समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉरेन डीएनए के निवेशन से यह जीन क्या हो गई है, निष्क्रिय हो गई है, राइट? सो इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट बाय प्लेटिंग ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। मतलब क्या हुआ कि ये एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे तो ग्रो करेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधकता समाप्त हो चुकी है। ओके, नाउ देखो, द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड टू अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। अब ये एम्पिसिलिन पे ग्रो कर रहा था और टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं कर रहा था। अब हम क्या करते हैं, इनको ट्रांसफर कर देते हैं एक दूसरे मीडियम के ऊपर। कौन से मीडियम के ऊपर, टेट्रासाइक्लिन मीडियम के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। और अब आप रिजल्ट देखो, तो याद रखो हमेशा रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं वो तो ग्रो करेंगे किसके ऊपर, एम्पिसिलिन मीडियम के ऊपर। मतलब जिसमें फॉरेन डीएनए का निवेशन हुआ है वो तो ग्रो करेंगे किसके ऊपर, एम्पिसिलिन के ऊपर। लेकिन टेट्रासाइक्लिन के ऊपर ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता टेट्रासाइक्लिन के लिए समाप्त हो चुकी है। लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है, जिसमें फॉरेन डीएनए का निवेशन हुआ ही नहीं, ऐसी कोशिका जिसके प्लाज्मिड में फॉरेन डीएनए का निवेशन हुआ ही नहीं, वो क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो वो किसके ऊपर ग्रो करेगी, दोनों मीडियम के ऊपर ग्रो करेगी। वह कोशिका दोनों मीडियम के ऊपर ग्रो करेगी, चाहे एम्पिसिलिन डालो चाहे टेट्रासाइक्लिन डालो। क्यों? क्योंकि फॉरेन डीएनए का निवेशन हुआ ही नहीं, तो उसके पास में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन दोनों हैं। तो चाहे उसके ऊपर आप एम्पिसिलिन डालो या टेट्रासाइक्लिन डालो, दोनों के ऊपर वो क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे के पूरे डिस्कशन का नतीजा ये निकलता है कि इमेजिन कीजिए एक ऐसी इकोलाई कोशिका जिसके अंदर PBr322 प्लाज्मिड है और यदि उस कोशिका के अंदर फॉरेन डीएनए का निवेशन नहीं हुआ है तो उसको कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। और ऐसी कोशिका जिसके की प्लाज्मिड में, ऐसी इकोलाई कोशिका जिसके प्लाज्मिड में किसका प्रवेश हो गया है, फॉरेन डीएनए का निवेशन हो गया है, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नॉन एज रिकॉम्बिनेंट, पुनः संयोजी वाहक कहेंगे, राइट, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहेंगे। अब हम यदि सिलेक्शन करना चाहते हैं कि किस कोशिका के अंदर फॉरेन डीएनए का निवेशन हुआ है और किसमें नहीं हुआ है, जिसमें फॉरेन डीएनए का निवेशन हो जाए वह तो कहलाएगी ट्रांसफॉर्म सेल, ध्यान दीजिएगा, वह तो कहलाएगी ट्रांसफॉर्म सेल, रूपांतरित कोशिका। और जिसके अंदर फॉरेन डीएनए का निवेशन नहीं हुआ है वह क्या कहलाएगी, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल कहलाएगी, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वेक्टर के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दो थे ना, तो यदि फॉरेन डीएनए का निवेशन
नहीं हुआ है, राइट। तो ये जो प्लाज्मिड है उसके पास में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए प्रतिरोधक जीन है। तो जिस कोशिका के प्लाज्मिड में फॉरेन डीएनए का निवेशन नहीं हुआ है वह इकोलाई कोशिका तो दोनों एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन माध्यम दोनों के ऊपर ग्रो करेगी। लेकिन जिस में फॉरेन डीएनए का निवेशन हो गया है तो निवेशन से कोई एक जीन साइट इनएक्टिव हो जाएगी, निवेशन से निष्क्रियण हो जाता है, राइट। तो फिर वह रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड युक्त कोशिका जो है वो किसी एक माध्यम पे, या तो एम्पिसिलिन पे या टेट्रासाइक्लिन पे, किसी एक माध्यम पे तो ग्रो करेगी, दूसरे पे ग्रो नहीं करेगी। इस प्रकार हमने चयन कर लिया एक रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का, या एक ट्रांसफॉर्म सेल या नॉन ट्रांसफॉर्म सेल की पहचान कर ली। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लाज्मिड में स्थित ये जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, जो कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, वह एक बहुत अच्छी सेलेक्टेबल मार्कर जीन, वर्णन योग्य चिन्ह की तरह क्या करती है, काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको वीडियो को 2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, राइट। और ये चीज समझ में आ गई तो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की तकनीक में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थैंक यू।